बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम पिछले वीडियो में शुरू किए गए पाठ 10 झांसी की रानी का अगला भाग पढ़ेंगे। तो इसमें शेष भाग आज हम लोग पूरा करेंगे। तो इसमें हम लोग कल तक पढ़े थे कि कैसे रानी का विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ गंगाधर राव के साथ, और वे वहाँ पर रानी बनकर आई। और इसके बाद जो है रानी लक्ष्मीबाई मानो वीरता की सगाई हुई हो धन दौलत राजा गंगाधर राव के साथ, और विवाह हो गया था और वो झांसी में आ गई थी। और जिस तरह से चित्रा ने पति के रूप में अर्जुन को पाया था और शिव जी को भवानी मिली थी, भवानी यानी दुर्गा, तो उसी तरह से बुंदेलखंड के गायकों ने ये कहानी जो है उनके मुंह से हमने सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह मर्दों की तरह युद्ध करने वाली, लड़ने वाली युद्ध में झांसी की रानी थी। अब आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। उदित हुआ सौभाग्य, रानी का सौभाग्य उदित हुआ, उनके जीवन में अच्छे अवसर आए और मुदित महलों में उजियाली छाई। मुदित का मतलब होता है प्रसन्न। यहाँ पर मुदित पद आया है। मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न। मुदित, मुदित का अर्थ है प्रसन्न रहना। तो रानी का सौभाग्य जो है उदय हुआ था और महलों में प्रसन्नता आई थी, और मुदित महलों में उजियाली छाई। उजियाली छाने से मतलब है कि महलों में प्रसन्नता लौट आई थी। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु काल गति, उनके भाग्य को ये मंजूर नहीं था, और लक्ष्मीबाई के जीवन में सुख का समय जो है बीत चुका था और दुख की काली घटा घेर आई थी। काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। यहाँ काली घटा घेर लाने से मतलब है कि मुसीबतें आना, और काल गति यानी मृत्यु की चाल, और काली घटा घेर लाना मुसीबतें आना। काल गति यानी मृत्यु। तो काल गति यहाँ पे कहा गया है मृत्यु की चाल, यानी कि मृत्यु की गति। मृत्यु धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी महल की ओर, जिसका के प्रभाव गंगाधर राव पर पड़ा। और काली घटा घेर लाना अर्थात मुसीबतें आना। काली घटा, काली घटा घेर लाई। तो काली घटा घेर लाई मतलब कि विपत्ति आना। तो यहाँ पर जो है रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में अब संकट का वक्त आ गया था, मुसीबतों का समय आ गया था, और ये जो है समय उनके जीवन में ये काल गति, ये काले बादल जो है घिर आए थे, काली घटा घेर लाई। यहाँ पे काली घटा जो है रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में आने वाली विपत्तियों को कहा गया है। तो इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई जो है बहुत कम समय ही वहाँ पर उनके जीवन में सुख का काल रहा, और
लक्ष्मीबाई के जीवन में समय का चक्र जो है वो दुख की काली घटाएं ले आया। रानी के पति की अचानक नेह संतान तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। किंतु काल गति चुपके चुपके, चुपके चुपके का मतलब है धीरे धीरे, काली घटा घेर लाई, मुसीबतें घेर लाई, दुखों का जो है काले बादल घेराए। और तीर चलाने वाले कर में, जिन हाथों ने बचपन से तीर चलाया हो, तलवार चलाया हो, उन हाथों में उसे चूड़ियाँ कब भाईं। तो रानी लक्ष्मीबाई को चूड़ियाँ कब भाईं, अर्थात उनके हाथों में ये ज़्यादा समय तक नहीं रहा। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। विधि मतलब भाग्य विधाता, यहाँ पर विधि कहते हैं भाग्य विधाता को। विधि भाग्य विधाता यानी कि भाग्य को बनाने वाले ब्रह्मा। तो जिन्होंने इनको बनाया उनको भी दया नहीं आई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। ब्रह्मा को भी, जो रचना करने वाले हैं, उनको भी इस पर दया नहीं आई। नेह संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब उन पर जो है गंगाधर राव, जो रानी लक्ष्मीबाई के पति थे, वे अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गए और उनकी कोई संतान नहीं थी। नेह संतान मरे राजा जी, जो गंगाधर राव थे उनकी कोई संतान नहीं थी और निसंतान ही उनकी मृत्यु हो गई। और रानी के दुख की कोई सीमा नहीं थी। ईश्वर को भी उन पर दया नहीं आई थी। और यह सब कहानी बुंदेले हरबोलों के मुँह, बुंदेल के हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। तो उनके मुँह से ये कहानी सुनी गई थी कि झांसी की रानी जो है वास्तव में अत्यंत वीरांगना थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी जो है वो बहुत ही वीर थी और मर्दों की भांति युद्ध करने वाली थी। तो इस तरह से रानी जो है मुसीबतों में घिर गई, संकट उनके ऊपर मंडराने लगे और काली घटा घिर आई। कहने का मतलब है कि उनके सामने विपत्ति और मुसीबतें जो है आने लगी। बुझा दीप झांसी का तब, डल हौजी मन में हर्षाया। यहाँ पे जो हर्षाया है वो हर्षाया का मतलब होता है खुश हुआ। हर्षाया, हर्षाया मतलब खुश हुआ। और बुझा दीप, राजा, यहाँ पे बुझा दीप, दीप बुझने से तात्पर्य है जो राजा की मृत्यु हो जाती है, झांसी के राजा की, गंगाधर राव की, तो यहाँ पे उनकी तुलना दीपक से किया गया है और बुझने की तुलना जो है उनकी मृत्यु होने से है। तो जिस तरह से दीपक बुझ जाता है वैसे ही राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो बुझा दीप झांसी का तब, डल हौजी मन में हर्षाया। और अंग्रेज जो थे शासक, जिसमें कि डलहौजी एक था, जो मन में बहुत हर्षाया मतलब खुश हुआ। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। और राज्य को हड़प करने का, क्योंकि जिस राजा का राज्य नहीं होता है वह राज्य दूसरे राजा उस पर आक्रमण करने को तैयार रहते हैं और उस पर अपना अधिकार करने को तैयार रहते हैं। तो इस अवसर को कोई खोना नहीं चाहता है। तो डलहौजी भी जो है बहुत प्रसन्न हुआ कि ये अच्छा अवसर है, हमें झांसी पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। और वो सब जानते थे कि रानी अब अकेली है और उस सिंहासन का कोई जो है राजा नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं था गंगाधर राव का। तो इस तरह से राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। डलहौजी को राज्य हड़प करने का, उस पर अधिकार करने का बहुत अच्छा अवसर मिल गया था। तो यहाँ पे वारिस
फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब फौरन फौजें भेज, फौरन मतलब तुरंत, फौजें मतलब फौज सेना, भेज कर दुर्ग पर यानी कि जो महल था उस दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। डलहौजी ने अपना झंडा फहरा दिया और लावारिस का वारिस बनकर, लावारिस मतलब जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो, और वारिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी। वारिस वारिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो लावारिस का वारिस बनकर यानी कि जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो झांसी का भी राजा के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था क्योंकि रानी की कोई संतान नहीं थी। तो लावारिस का वारिस बनकर यानी कि ऐसा राज्य जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो, जिसका कि कोई राजा ना हो, तो ऐसे राज्य का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो अंग्रेजी सेना जो है वो ब्रिटिश लोग जो है वहाँ पर आ गए अपना अधिकार करने। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण का अर्थ होता है आंसुओं से भरी हुई। अश्रुपूर्ण अर्थात आंसुओं से भरी हुई। आंसुओं से भरी हुई। तो अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। वीरानी का मतलब होता है वीरान, सुनसान। वीरानी, वीरानी का मतलब है सुनसान। यहाँ पे वीरान या सुनसान वीरान यानी कि जहाँ पर कोई ना हो, निर्जन जिसको कह सकते हैं। तो सुनसान या वीरान भी इसे कह सकते हैं। तो रानी जो है उसने देखा कि झांसी हुई वीरानी थी। झांसी का कोई जो है यहाँ पर वारिस नहीं था और राजा के न होने से रानी बहुत अकेले पड़ गई थी और कोई उनका वारिस नहीं था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेल के हरबोलों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि वह झांसी की रानी बहुत ही मर्दानी, वह तो खूब लड़ी, उसने तो बहुत अच्छे से युद्ध किया, खूब लड़ी मर्दानी, और मर्द की तरह एक पुरुष की तरह उसने युद्ध किया। तो इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने आंखों में आंसू भरकर देखा कि उसकी प्यारी झांसी बर्बाद हो रही है, उसका कोई वारिस नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। वह उसके लिए बड़ी वीरतापूर्वक लड़ी और उसने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया झांसी के लिए। और अब आगे कहानी क्या होती है कि अब अंग्रेज़ों की निगाह झांसी पर था और डलहौजी जो है वो अपना झंडा भी फहरा दिया था और अब जो है युद्ध करने का समय आ गया था। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बंदया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। और शुरू में यहाँ पे लक्ष्मीबाई के पति के निधन के बाद अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी झांसी पर कब्जा करने आ गया और रानी की प्रार्थना का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अनुनय विनय नहीं सुनता है और रानी ने कितना निवेदन किया, कितना विनय किया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। विकट फिरंगी की माया यानी कि अंग्रेज जो थे वो विचित्र किस्म के थे, उन्हें जो चाहिए होता था वो उसे किसी भी तरह से हासिल कर लेते थे।
व्यापारी बन चाहता था जब यह भारत आया, और जब ये भारत आया तब दया चाहता था व्यापार करने के लिए, कि जब वे व्यापारी बनकर भारत आए थे तब उन्होंने हमसे दया मांगी थी, लेकिन अब डलहौजी ने देश में अपना राज्य विस्तार आरंभ कर दिया था और एक एक करके ये राज्य जो है अपने अधिकार में लेने लगे थे। उनका स्वरूप बदल गया था। ये विचित्र किस्म के अंग्रेज थे जो यहाँ के लोगों का फ़ायदा उठाकर और यहाँ के राज्यों को अपने अधिकार में लेकर अपना शासन चलाते थे, और धीरे धीरे हमारा देश जो है गुलामी की ओर बढ़ने लगा। डलहौजी ने पैर पसारे, यानी कि अंग्रेज़ों ने अब पैर पसारे। अब धीरे धीरे वे आगे बढ़ने लगे और भारत में अंग्रेज़ों के साम्राज्य का विस्तार बढ़ता चला गया। अब तो पलट गई काया, यानी कि अब वो स्वरूप बदल गया। जो शुरू में आए थे केवल थोड़ी जगह मांग रहे थे व्यापार करने के लिए, और अब स्थिति ये थी कि धीरे धीरे ये पूरे देश में फैलने लगे और वो जो है अपना राज्य विस्तार करने लगे। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया और उसने देशी राजाओं और नवाबों का दमन किया। उनको भी उसने जो है बहुत अपने में मिला लिया और उनका बहुत हानि की। रानी दासी बन गई थी और दासी महारानी बनती जा रही थी। हमने यह कहानी बुंदेलखंड के लोगों के मुख से सुना है। झांसी की रानी मर्दानी बनकर युद्ध क्षेत्र में डट कर लड़ी थी और यह कहानी आज भी प्रसिद्ध है। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब अंग्रेज शासक जो है वो अपना राज्य विस्तार कर रहे थे और देश में फैल रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने बहुत जगह पर अपना अधिकार कर लिया था। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। अब ये वर्णन है उसका कि किन किन जगहों पर अंग्रेज़ों ने अपना जो है परचम लहराया और इन लोगों को अपने में मिला लिया। इन सब जगह उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो अंग्रेज़ पूरे भारत पर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे, अधिकार करते जा रहे थे, और उन्होंने राजधानी दिल्ली को भी छीन लिया था। छीनी राजधानी दिल्ली की और लिया लखनऊ बातों बात। बातों बातों में उसने जो है लखनऊ पर भी अपना अधिकार कर लिया और उन्होंने पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया था। बिठूर जगह का नाम है और पेशवा वहाँ के जो पेशवा थे उनको बिठूर में कैद कर लिया गया था। और नागपुर पर भी धोखे से, नागपुर का भी घात, नागपुर पर भी धोखे से अधिकार कर लिया था। और उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक पर भी हक जमाने लगे। कौन बिसात, यानी इनकी भी क्या पहचान थी, इस पर भी उन्होंने अपना हक जमाने लगे। सिंध पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी वज्रपात हुआ, यानी कि इन राज्यों पर भी अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य कर लिया। इन राज्यों पर भी अंग्रेज़ों ने अपना कब्ज़ा कर लिया था। और अब हमने जो है बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन बिसात का मतलब है क्या औकात। कौन बिसात, कौन बिसात का अर्थ है क्या औकात, यानी कि पहचान, क्या औकात। और बिसात कहते हैं ताकत को। बिसात कहते हैं ताकत को। और इसके बाद जो है वज्र निपात का मतलब होता है वज्र गिरना अर्थात संकट होना। वज्र निपात संकट होना।
वज्र कहते हैं, यहाँ पे वज्र को मुसीबत कहा गया है जो झांसी की रानी पर हुआ था। और हमारे देश के कई स्थानों पर जो है अंग्रेज़ों ने अपना जो है अधिकार जताना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे वो एक एक राज्य अपने में मिलाते मिलाते अपना विस्तार करते जा रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पर बुंदेलों के हरबोलों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी, और खूब जो है शक्ति के साथ और ताकत के साथ यह रानी ने अपना युद्ध किया था। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाज़ार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। तो यहाँ पर रानी रोई रनिवासों में, रनिवास कहते हैं रानी का महल जहाँ रानियाँ रहती थीं। तो यहाँ पे रनिवास जो है रानी के महल को कहा गया है। रनिवास अर्थात रानी का महल। रनिवास रानी का महल। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। अंग्रेज़ों के देशी राजाओं और नवाबों पर लगातार आक्रमण के फलस्वरूप उनकी निरंतर हार होती जा रही थी, और रानियां अपने महलों में बैठकर विलाप करती थीं। रानी रोई रनिवासों में, रानियां अपने महलों में रोती रहती थीं, और बेगम बादशाह की पत्नी को बेगम कहते हैं। बादशाह की पत्नी, बेजार मतलब बेहाल, पीड़ित, परेशान। बेगम यानी बादशाह की पत्नी। बेगम बादशाह की पत्नी। जब तक राजा रहते थे तब तक रानियों का बहुत आदर और सम्मान था, लेकिन राजा के जाते ही अंग्रेज़ उन पर बहुत अत्याचार करते थे। बेजार का मतलब होता है बेहाल, परेशान। बेजार मतलब बेहाल, बेहाल। तो बेजार यहाँ पे कहा गया है बेहाल को। बेगम गम से थी बेजार, बेहाल और परेशान भी लिख सकते हैं इसके लिए। बहुत परेशान होती थी वो, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो सरेआम उनके जो है सभी चीज़ें, रानियां अपने महलों में बैठकर विलाप करती थीं, और नवाबों की बेगम दुख से व्याकुल थीं। उनके गहने और कपड़े कलकत्ते के बाज़ार में नीलाम होते थे, बेचे जाते थे। अंग्रेज़ अपने अखबारों में खुलेआम उनकी नीलामी के विज्ञापन छापते थे। इस प्रकार पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत विदेशियों के हाथों बेची जा रही थी। बुंदेलखंड के आम जन के मुँह से हमने रानी लक्ष्मीबाई के लिए ये कहानियाँ सुनी थी। तो नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार, यूँ पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पर्दे की इज्जत थी, जो रानियाँ पर्दे के अंदर रहती थीं, जिनका कि मान सम्मान भी था, तो जो बहुत सुरक्षित और पर्दे के अंदर रहती थी, तो ऐसी रानियाँ परदेसी के हाथ बिकानी थी। तो विदेशियों के हाथ जो है इनके जेवर, कपड़े, ये सब नीलाम होते थे, बेचे जाते थे। समाचार पत्रों में उनकी नीलामी निकलती थी, और ऐसा हमने बुंदेल के हरबोलों के मुख से रानी के कहानियाँ सुनी है, वीरता की कहानियाँ लक्ष्मीबाई की। और यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुटियों में थी विषम वेदना, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबेली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और कुटियों में थी विषम वेदना, कुटियों में अर्थात झोपड़ी में,
कुटिया कुटिया कहते हैं झोपड़ी को। कुटिया अर्थात झोपड़ी। विषम वेदना, विषम वेदना का मतलब होता है बहुत दुख। विषम वेदना, बहुत दुख। विषम वेदना, बहुत दुख। तो अंग्रेज़ों द्वारा भारत को अपना गुलाम बनाने के बाद लोगों के मन में गहरा असंतोष था। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और जो वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पूर्वजों का अभिमान था, उनके लिए आदर था, सम्मान था, जिसे कि वो तोड़ना नहीं चाहते थे, उसका मान सम्मान रखना चाहते थे। तो नाना धुंधुपंत ने पेशवा में जुटा रहा था सब सामान। नाना धुंधुपंत और पेशवा सब सामान जुटा रहे थे, और बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने जो है युद्ध का ऐलान कर दिया और युद्ध करने की तैयारी करने लगी। और रणचंडी का अर्थात इस समय झांसी की रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया था और अंग्रेज़ों को पराजित करना है। उन्होंने ये ठान लिया था कि अंग्रेज़ों को पराजित करना है, इसलिए उन्होंने लोगों को युद्ध में बढ़ चढ़कर हुआ यज्ञ प्रारंभ। उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ। अब यहाँ पर जो है लोगों के लुप्त हृदय में सोई हुई ज्योति जगानी थी। जो लोग सोए हुए थे, जो अब तक अपने अंग्रेज़ों के अत्याचार को नहीं समझ पाए थे, अंग्रेज़ों की चाल को नहीं समझ पाए थे, तो ऐसे लोग भी जाग उठे, उनके अंदर भी ये भावना जगानी थी। और इस तरह से स्वतंत्रता की चिंगारी सुलग चुकी थी। यज्ञ हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो। अब ये यज्ञ यानी कि ये स्वतंत्रता की जो आग थी वो अब जल चुकी थी, और इसलिए उन्होंने लोगों को युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लेने हेतु प्रेरित किया। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। तो उन्हें ये सोया हुआ स्वाभिमान जिसे कहते हैं जगाना था, यानी कब तक वो अंग्रेज़ों का अत्याचार सहते। तो यहाँ पे सोई ज्योति से मतलब है सोया हुआ स्वाभिमान, सोई ज्योति। सोया हुआ स्वाभिमान, यानी कि जो अपना स्वाभिमान छोड़कर चुपचाप बैठे हुए थे, इन लोगों को भी जो है इनके अंदर भी जोश भरना था, उन्हें जगाना था स्वतंत्रता के लिए और आज़ादी पाने के लिए, अंग्रेज़ों के अत्याचार से बचने के लिए। तो इसलिए उन्होंने लोगों को युद्ध में जो है भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। लोगों के अंदर स्वतंत्रता की चिंगारी जलाई और लोग भी उनके साथ मिलकर अंग्रेज़ों का सफाया करने हेतु तैयार बैठे थे। तो हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई जो पुरुषों की भांति वीरता के युद्ध लड़ी, वीरता से उन्होंने लड़ाई की, युद्ध किया, तो इसके बारे में हमने सुना है। तो यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों से टक्कर लेने के लिए, अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए नाना धुंधुपंत और पेशवा सभी प्रकार के सामान जुटा रहे थे ताकि वो उससे युद्ध कर सकें, उनका मुकाबला कर सकें। तो अब जो है स्वतंत्रता की चिंगारी जल उठी थी और रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करने के लिए जो है ऐलान कर दिया था, आह्वान कर दिया था, और अब वो शांत नहीं बैठने वाली थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थीं, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी।
तो अब क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने, उनके नेतृत्व में पूरे देश ने भाग लिया और महलों में रहने वालों ने इस आग को रोशन किया और झोपड़ी में रहने वालों ने इसकी लपटों को तेज किया। और यह संग्राम की चिंगारी, ये युद्ध की चिंगारी लोगों के हृदयों से आई थी। यहाँ पर यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, यानी कि हृदय से ये चिंगारी निकली थी और हृदय से लोग चाहते थे अंग्रेज़ों का जो है विरोध करना। झांसी, और इसमें जो है झांसी के बाद दिल्ली, लखनऊ, मेरठ और कानपुर और पटना में भी क्रांति की लहर दौड़ गई थी। और मेरठ, कानपुर और पटना ने भी इसमें बहुत धूम मचाई थी, यानी उन्होंने भी बड़े उत्साह और जोश के साथ भाग लिया था। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी और जबलपुर और कोल्हापुर में भी हलचल हुई और चारों ओर के लोग जागृत हो उठे। और यह कहानी हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से बुंदेलखंड के लोगों से उनके मुख से ये कहानी सुनी थी कि इस क्रांति में झांसी की रानी ने पूरे जो है ताकत के साथ, साहस के साथ युद्ध किया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसका शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।